नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, पुराने समय की बात है। चंदनगढ़ के राजा ज्ञान सिंह अपने सिपाहियों के साथ अपने पूरे परिवार को लेकर एक दिन सैर करने के लिए निकले। राजमहल से दूर एक जंगल के किनारे उन्होंने अपना डेरा डाला। तरह तरह के खेल तमाशे शुरू हुए। जंगल में मंगल होने लगा। अच्छे अच्छे पकवान भी बनाए जाने लगे। जब सभी लोग खाना खाने के लिए तैयार हुए, तभी अचानक राजा ज्ञान सिंह की नज़र थोड़ी दूर एक टीले पर बैठे एक बनमानुष पर पड़ी। वह बनमानुष चुपचाप खामोश बैठा सब कुछ देख रहा था। राजा ने नौकरों को आदेश दिया कि उस बनमानुष को भी खाना देकर आओ। नौकरों ने खाना और कुछ फल लिया और उस बनमानुष के पास ले जाकर रख दिया। बनमानुष ने एक लाल पत्थर का छोटा टुकड़ा लिया और एक पत्थर पर लिखने लगा। उसने लिखा कि मैं इस तरह खाना नहीं खाऊंगा। जिस तरह के बर्तनों में राजा को टेबल पर खाना लगाया जा रहा है, वैसा ही मेरे लिए भी लगाया जाए। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, ये बनमानुष बहुत समझदार मालूम पड़ता है, यह पढ़ लिख भी सकता है। फिर राजा ने नौकरों से कहा, जिस तरह का खाना मुझे पेश किया जा रहा है, उसी तरह से इस बनमानुष को भी पेश किया जाए। जब खाना लगा दिया गया तो वह बनमानुष टीले से नीचे उतरा, अपने हाथ धोए, बड़ी तमीज के साथ खाना खाया और फिर हाथ धोया, फिर जाकर अपनी जगह बैठ गया। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। राजा ने नौकरों से कहा, एक छोटा सा टेंट इसके ऊपर भी लगा दो, कहीं ये बारिश में भीग न जाए। नौकर जब उसके पास टेंट लेकर पहुँचे तो उसने फिर पत्थर के ऊपर लिखा कि जैसा खेमा राजा के लिए लगाया गया है, वैसा ही मेरे लिए भी बनाओ और वैसा ही सारा सामान मेरे खेमे में भी लगाओ। राजा ज्ञान सिंह उस बनमानुष की बात मानकर उसके लिए भी अपने खेमे की तरह एक खेमा तैयार करवा दिए। फिर राजा जितने दिन वहाँ जंगल में रहे, वह बनमानुष उनकी बराबरी की फरमाइशें करता रहा। राजा भी उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते रहे। जब राजा अपने राजमहल जाने लगे तो उन्होंने नौकरों से कहा, बनमानुष से पूछो कि क्या ये हमारे साथ राजमहल चलेगा। बनमानुष ने फिर कहा, फिर पत्थर पर लिखा कि जिस तरह की सवारी राजा के लिए तैयार की गई है, वैसी ही सवारी मेरे लिए भी तैयार की जाए, फिर मैं चलूँगा। राजा ने सोचा, ये बनमानुष बहुत ही दिलचस्प लगता है, इसे तो अपने पास लेकर चलना ही चाहिए। उन्होंने आदेश दिया कि हमारी सवारी की तरह इसके लिए भी एक सवारी तैयार किया जाए। वह बनमानुष बड़ी शान के साथ राजा के साथ चलते हुए नगर में प्रवेश किया। नगर के सभी लोग कौतूहल भरी नज़रों से उस बनमानुष को देख रहे थे। महल में पहुंचकर राजा ने नौकरों से कहा, इसे राजमहल में बने हुए नौकरों के कमरे में छोड़ दिया जाए और उसके हाथ में एक कागज़ और कलम भी दे दिया जाए ताकि ये अपनी बात को आसानी से कह सके। बनमानुष ने कागज़ और कलम लिया, फिर लिखा, मैं इस तरह के कमरे में नहीं रहूँगा। जिस तरह के महल में राजा साहब रहते हैं, वैसा ही महल मुझे भी रहने के लिए चाहिए और उनकी ही तरह सारी सुख सुविधाएं भी मेरे पास होनी चाहिए। राजा ज्ञान सिंह ने अपने महल से कुछ दूर एक और महल तैयार करवाया और वह बनमानुष उस महल में जाकर रहने लगा। नौकरों को इस बात का बहुत बुरा लगता कि एक बनमानुष की सेवा उन्हें शाही अंदाज में करनी पड़ती है। राजा की पत्नी भी उस बनमानुष से बहुत चिढ़ती थीं। वह हमेशा राजा से कहती कि इस बनमानुष को जंगल में छोड़ आएं, लेकिन राजा ज्ञान सिंह उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते और अब तो वह बनमानुष राज दरबार में भी आकर बैठने लगा था। राजा के मुकदमों को बड़े ध्यान से सुनता और जब भी राजा से कोई गलत फैसला होता तो वह बनमानुष उनके हाथ से
कागज़ लेकर फाड़ देता और अपने हाथ से सही फैसला लिखकर उन्हें पकड़ा देता। शुरुआत में राजा को बनमानुस की हरकतें अच्छी नहीं लगीं, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि इसकी वजह से कई फैसले सही साबित हुए, कई बेगुनाह सज़ा पाने से बच गए और भी कई फैसले उस बनमानुस ने लिए जो राज्य की बेहतरी के लिए सही साबित हुए। अब राजा अपने सारे फैसले उस बनमानुस को दिखाकर करने लगा। राज दरबार के सभी लोग इस पढ़े लिखे अक्लमंद बनमानुस का सम्मान करने लगे, लेकिन रानी की ईर्ष्या बनमानुस से अभी कम नहीं हुई थी। वह राजा से हमेशा यही कहती कि इस बनमानुस को जंगल में छोड़ आइए, वरना एक दिन यह आपकी राजगद्दी पर कब्जा कर लेगा। हमारा अपना कोई वारिस नहीं है जो हमारी सहायता करेगा। राजा अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते, यह बनमानुस हमारे लिए और इस राज्य के लिए हमेशा भले का काम ही किया है। आपको किसी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि ईश्वर पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। जब राजा ने रानी की बात नहीं मानी तो रानी ने उस बनमानुस को खुद ही रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। जो खाना उस बनमानुस को दिया जाता था, एक दिन रानी ने उस खाने में जहर मिला दिया। बनमानुस ने उस दिन खाना नहीं खाया। शाम को एक पर्ची लिखकर राजा को बताया कि खाने में जहर मिलाकर मुझे जान से मारने की कोशिश की गई है। राजा को जब इस बात का पता चला तो नौकरों को और अपनी पत्नी को बुलाकर फटकारते हुए कहा कि दोबारा ऐसी हरकतें भूल कर भी मत करना। राजा ज्ञान सिंह की एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी भी थी। राजकुमारी ने भी उस बनमानुस के बारे में सुना हुआ था और वह भी उसे देखना चाहती थी। संयोग से एक दिन बनमानुस राज दरबार से निकलकर अपने महल में जा रहा था। राजकुमारी अपनी सहेली के साथ वहीं खड़ी थी। वह बनमानुस भी रुक कर के राजकुमारी को देखने लगा। राजकुमारी डर कर अंदर चली गईं। दूसरे दिन मौका पाकर बनमानुस राजकुमारी के कमरे में घुसा और उन्हें एक पर्ची पकड़ाकर वहां से चला गया। राजकुमारी ने उस पर्ची को पढ़ा। उस पर लिखा था, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? विश्वास करो, मैं भी तुम्हारी तरह बेहद खूबसूरत हूँ। राजकुमारी अब समझ गई थी कि यह बनमानुस बहुत तहजीब वाला है। धीरे धीरे राजकुमारी का डर खत्म हो चुका था। वह बनमानुस हर रोज राजकुमारी के कमरे में आता, कुछ देर रुककर राजकुमारी को देखता, फिर चुपचाप चला जाता। जब रानी जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने सारा महल अपने सर पर उठा लिया। वह राजा के पास जाकर कहने लगीं, अब तो आपके उस चहेते बनमानुस ने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। वह सारा दिन राजकुमारी के पीछे पड़ा रहता है। मैं तो तंग आ चुकी हूँ आपके उस बनमानुस से। राजा ज्ञान सिंह ने उसी समय राजकुमारी को अपने पास बुलाया और पूछने लगे कि क्या वह बनमानुस तुम्हें परेशान करता है? राजकुमारी ने कहा, पिताजी, पहले तो मुझे इस बनमानुस से बहुत डर लगता था, लेकिन अब नहीं लगता। अब तो मुझे इससे बड़ी हमदर्दी होती है। राजा को विश्वास हो गया कि मेरी बेटी को उस बनमानुस से कोई खतरा नहीं है, लेकिन बनमानुस का अपनी बेटी के कमरे में जाना राजा को अच्छा नहीं लगा। दूसरे दिन राजा उस बनमानुस के पास गए और कहने लगे, मैंने आज तक तुम्हारी हर बात मानी है, तुम्हें अपने बराबर का दर्जा दिया है। मैं यह भी नहीं जानता कि तुम कौन हो। कोई भी दूसरा राजा अपने राजमहल में तुम्हें इस तरह नहीं रख सकता, लेकिन आज मुझे तुमसे एक शिकायत है कि तुमने मेरी बेटी को परेशान करने की कोशिश की है और यह सब मुझे मंजूर नहीं है। इसके पहले कि मैं कोई कठोर फैसला लूं, तुम संभल जाओ। बनमानुस ने एक कागज़ और कलम लिया और उसमें लिखा,
उस पर लिखा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उसे हमेशा खुश रखूँगा। राजा ज्ञान सिंह का दिमाग कुछ पल के लिए शून्य हो गया। कुछ पल के बाद उन्होंने सोचा कि क्या इस बनमानुस को पता भी है कि ये क्या बोल रहा है। मेरी फूल जैसी राजकुमारी की शादी एक बनमानुस के साथ, ये तो असंभव है। लेकिन राजा ज्ञान सिंह ये भी जानते थे कि इस बनमानुस की बात न मानना हमारे लिए मुसीबत का कारण भी बन सकता है। राजा ज्ञान सिंह उस बनमानुस को बिना कोई जवाब दिए चुपचाप अपने महल में आ गए। पूरी रात वह सो न सके, बस अपनी बिटिया के बारे में सोचते रहे। जब सुबह हुई तो राजकुमारी के कमरे में गए और कहने लगे, बेटी, इस बनमानुस ने तो मुझे बहुत बड़े संकट में डाल दिया है। यह तुम्हारे साथ शादी करना चाहता है, लेकिन एक बनमानुस के साथ तुम्हारी शादी मैं कैसे कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए तो मैंने एक सुंदर राजकुमार के साथ शादी करने का सपना देखा है, और इस बनमानुस का कहना ये भी है कि अगर यह शादी नहीं हुई तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन तुम उसकी चिंता मत करना, तुम अपना फैसला सुनाओ कि तुम क्या चाहती हो। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, आप चिंता बिल्कुल ना करें, मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है, होनी तो होकर ही रहती है। अगर मेरी शादी इस बनमानुस के साथ लिखी है तो मुझे मंजूर है। आप खुशी खुशी इस शादी को मंजूर करें। फिर राजा ज्ञान सिंह ने उस बनमानुस के पास जाकर शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन जब रानी जी को पता चला तो उन्होंने सारा महल अपने सर पर उठा लिया। उनके लाख मना करने पर भी शादी की तैयारियां होने लगीं। शादी के दिन राजा ने रानी को एक कमरे में बंद कर दिया और राजकुमारी की शादी उस बनमानुस के साथ कर दी। शादी के बाद राजकुमारी उस बनमानुस के महल में जाकर रहने लगी। फिर रानी को कमरे से बाहर निकाला गया। दूसरे दिन जब राजकुमारी राजमहल में आई तो वह बहुत खुश थी। रानी जी रोते हुए अपनी बेटी को गले लगाने के लिए आगे बढ़ीं तो राजकुमारी ने कहा, माँ, अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं है। जो मेरी किस्मत में था वह मुझे मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। रानी को बहुत आश्चर्य हुआ। वो कहने लगी, तू उस बनमानुस के साथ खुश है? राजकुमारी ने कहा, हाँ, मैं खुश हूँ। राजकुमारी दिन भर अपने पिता के राजमहल में रहती और रात को अपने महल में चली जाती। अपनी बेटी को बेहद खुश देखकर राजा ज्ञान सिंह को बड़ा सुकून मिला। लेकिन रानी जी को यह बात हमेशा खटकती रहती कि मेरी बेटी एक बनमानुस के साथ कैसे खुश रह सकती है। एक दिन उन्होंने अपना भेष बदलकर रात के अंधेरे में बनमानुस के महल में पहुंची। कमरे के भीतर से एक आदमी की आवाज़ आ रही थी। रानी जी ने दरवाजे के पास जाकर एक सुराग से झांक कर देखा तो अंदर का दृश्य देखकर दंग रह गईं। एक सुंदर राजकुमार और उनकी बेटी पलंग पर बैठे हुए थे। वह तुरंत वापस जाने के लिए मुड़ी तो वहाँ बगल में एक बनमानुस की खोल दिखाई पड़ी। रानी सोचने लगी कि एक सुंदर राजकुमार बनमानुस की खोल में क्यों रहता है। क्यों न मैं इस खोल को जला दूं, फिर वह कभी बनमानुस नहीं बनेगा। रानी उस खोल को अपने साथ लाईं और उसमें आग लगा दिया। जैसे ही खोल में आग लगी, राजकुमार का शरीर भी जलने लगा। वह चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागा और गायब हो गया। राजकुमारी भी भागते हुए महल से बाहर आईं और खोल जलते हुए देखा तो उसे बुझाने लगीं। रानी जी वहीं खड़ी थीं। राजकुमारी ने कहा, माँ, आपने ये क्या कर दिया, मेरा सुहाग उजाड़ दिया। राजकुमारी का रो रो कर के बुरा हाल था। राजा ज्ञान सिंह ने दूर दूर तक तलाश किया, लेकिन राजकुमार का कोई अता पता नहीं लगा। राजकुमारी
गुमसुम रहने लगीं। एक दिन राजकुमारी अपना भेष बदलकर अपने पति की तलाश में निकल पड़ी। महीनों तक भटकते हुए वह एक दूसरे राज्य के एक जंगल में पहुंच गईं। चलते चलते जब वह थक करके चूर हो गईं तो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगीं। उसी पेड़ पर दो हंसों का जोड़ा बैठा था। हंस ने जब राजकुमारी को देखा तो हंसनी से कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम है कि इस राज्य के राजा का राजकुमार आग से बुरी तरह जल चुका है और बड़े बड़े हकीम उसका इलाज अब तक नहीं कर पाए हैं। लेकिन अगर कोई मेरी बात सुन रहा है तो यहाँ से थोड़ी दूर पहाड़ों पर ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिन्हें पीसकर राजकुमार के शरीर पर 30 दिन तक लेप किया जाए तो अब पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं। हंसनी ने कहा, उन जड़ी बूटियों को कोई कैसे पहचानेगा? हंस बोला, वो बूटियाँ आधी रात के समय जुगनू की तरह चमकने लगती हैं। राजकुमारी हंस और हंसनी की बात सुनकर समझ गईं कि ये दोनों मेरे ही पति की बात कर रहे हैं। वह तुरंत वहाँ से उठकर आगे बढ़ीं। बस थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उन्हें वो चमकती हुई बूटियाँ दिखाई पड़ीं। उसने जल्दी जल्दी ढेर सारी जड़ी बूटियाँ तोड़ीं और सुबह होते ही वह उन बूटियों को लेकर अपने पति के राजमहल की ओर चल पड़ी। राजमहल में पहुंचकर उसने दरवाजे पर खड़े दरबान से कहा, अंदर जाकर राजा को बताएं कि कोई वैद्य राजकुमार के इलाज के लिए आए हैं। राजकुमारी ने अपना भेष एक वैद्य का बना रखा था। दरबान अंदर गया। कुछ देर के बाद आकर राजकुमारी को अंदर ले गया, जहां राजकुमार बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। राजकुमारी ने तुरंत अपने साथ लाई गई जड़ी बूटियों को पीसा और राजकुमार के शरीर पर लेप लगा दिया। अद्भुत जड़ी बूटियों ने अपना असर दिखाया। महीने भर से कराहते हुए राजकुमार के शरीर को ठंडक मिली और उन्हें नींद आ गई। राजा को जब ये खबर दी गई कि राजकुमार को बहुत आराम मिला है, वह सो रहे हैं, तो राजा ने महल के नौकरों को आदेश दिया कि राजकुमार का इलाज करने आए वैद्य के लिए सारी सुख सुविधा का इंतजाम कर दिया जाए। राजकुमारी राजकुमार की सेवा में दिन रात एक कर दिया और एक हफ्ते में ही राजकुमार के जख्म को पूरी तरह भर गए। एक हफ्ते में ही राजकुमार के जख्म पूरी तरह भर गए। अब वह चलने फिरने लगे। राजकुमारी राजकुमार से बहुत कम बातें करती थीं। धीरे धीरे 30 दिन हो गए। राजकुमार अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुके थे। 30वें दिन राजकुमारी ने राजकुमार से उनकी एक हीरे की अंगूठी मांगी और उसी रात को महल से निकल पड़ी। दूसरे दिन राजकुमार के ठीक होने की खुशी में बहुत बड़े जश्न की तैयारी की गई। लेकिन राजा और राजकुमार दोनों परेशान थे कि आखिर एक कैसा वैद्य था जो बिना कुछ इनाम लिए हमारे राजमहल से चुपचाप चला गया। कुछ दिन के बाद राजकुमार को अपनी पत्नी की याद आई। फिर वह अपने कुछ सिपाहियों के साथ अपने ससुराल के लिए चल पड़े। अपने ससुर के राजमहल में पहुंचकर राजकुमार ने राजा ज्ञान सिंह को प्रणाम किया। राजा ज्ञान सिंह पूछने लगे, बेटा तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? राजकुमार ने कहा, पिताजी मैं वही बनमानुष हूँ जिसे आपने अपने बराबर का दर्जा दिया था। राजा हैरान थे कि कहाँ एक बनमानुष और कहाँ ये सुंदर राजकुमार। राजा को वहीं छोड़ राजकुमारी के कमरे में गया। राजकुमारी चुपचाप कमरे के कोने में बैठी हुई थीं। राजकुमार को देखते ही उनके चेहरे की रौनक फिर से वापस आ गई। राजकुमारी कहने लगीं, इतने दिनों तक आप कहाँ थे? राजकुमार कहने लगा, तुम्हारी माँ ने तो मुझे मार ही दिया था, लेकिन भला हो उस हकीम वैद्य का जिसने मुझे बचा लिया। उसने दिन रात मेरी सेवा की, अद्भुत जड़ी बूटियों का लेप लगाया। राजकुमारी ने कहा,
तब तो आप लोगों ने उसे बहुत सारा इनाम दिया होगा। राजकुमार ने कहा, उसने मेरी हीरे की अंगूठी मांगी और चुपचाप महल से गायब हो गया। राजकुमारी ने हीरे की अंगूठी दिखाते हुए कहा, क्या यही वो अंगूठी थी? राजकुमार ने कहा, अंगूठी तो यही है, लेकिन तुम्हारे पास कैसे आई? राजकुमारी बोली, वह वैद्य मैं ही थी। फिर राजकुमारी ने सारी कहानी राजकुमार को बताई और कहने लगी, अब आप मेरी माँ को भी माफ़ कर दीजिए। मेरी माँ आपकी दुश्मन नहीं है, वह तो आपको हमेशा के लिए राजकुमार के भेष में देखना चाहती थी, इसीलिए उसने बनमानुष के खोल को जला दिया था। गलती आपकी भी है, आपको हमें बनमानुष के खोल के पीछे का राज बता देना चाहिए था। अगर मुझे उसका राज मालूम होता तो मैं उस खोल को अपनी जान से ज़्यादा हिफाजत से रखती। राजकुमार ने बनमानुष की खोल का राज बताते हुए राजकुमारी से कहा, ये तो तुम जानती ही हो कि जंगलों में शिकार करना राजाओं का शौक है। एक दिन मैं भी अपने मित्रों के साथ जंगल में शिकार करने गया। एक हिरन का पीछा करते हुए मैंने उस पर तीर चलाया। मेरा तीर हिरन को नहीं लगा, लेकिन एक बालक के कराहने की आवाज़ मुझे सुनाई दी। जब मैं कुछ आगे बढ़ा तो देखा कि एक सन्यासी अपने गोद में एक बालक को लिए हुए थे और मेरा चलाया हुआ तीर उस बालक के पैर में लगा था। उस सन्यासी ने जब मुझे देखा तो गुस्से में आकर कहने लगे, इंसान हो या बनमानुष? उनका इतना ही कहना था कि मैं सचमुच बनमानुष बन गया। मैं उनके चरणों में गिर गया, उनसे बार बार माफ़ी मांगने लगा। काफ़ी मिन्नतें करने के बाद उस सन्यासी ने कहा, मैं तुम्हारी इस सज़ा को ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन इसे कम कर सकता हूँ। तुम 1 साल तक इसी स्वरूप में रहोगे। 1 साल के बाद तुम्हारा शरीर अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर 1 साल के अंदर तुमने शादी कर ली तो रात के समय अपनी पत्नी के सामने अपने असली रूप में आ पाओगे। और इस तरह से मैं बनमानुष बनकर यहाँ वहाँ भटकने लगा। बनमानुष के भेष में मैं अपने राजमहल में कैसे जाता? फिर एक दिन आपके पिता जंगल में शिकार करने आए। उन्होंने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया, अपने घर लाए, हमारी हर इच्छाएं पूरी की, हमारी शादी भी हो गई। शादी के बाद जब तुम्हारी माँ ने मेरी खोल में आग लगाई तो उस वक्त उस बददुआ को ख़त्म होने में अभी 2 महीने शेष बचे थे। राजकुमार जब कहानी सुना रहा था तो राजा ज्ञान सिंह और रानी भी वहीं पास में खड़े होकर सब सुन रहे थे। रानी साहिबा कहने लगी, बेटे, मेरी कोई औलाद नहीं है, अब हमारा सारा राजपाट तुम्हें ही संभालना होगा। राजकुमार ने कहा, अभी तो मैं अपनी दुल्हन को लेकर अपने राजमहल में जाऊंगा। वहाँ हमारे पिताजी हमारी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।